बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैंने एक जगह एक कॉल पढ़ा था कि अगर आपको अपने मतलब की फ़िल्म ना मिले तो फिर वो फ़िल्म आप ख़ुद बनाएं। यही कॉल मुझे यूट्यूब तक ले आया। मैंने ये वीडियो बनाने से पहले पूरी यूट्यूब को खंगाला, लेकिन मैं अपनी नौयत की वीडियो हासिल करने में नाकाम रहा। लिहाजा मैंने ख़ुद एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का फ़ैसला किया। ये डॉक्यूमेंट्री है एक ऐसी खातून की जो कंजर्वेटिव पार्टी की रहनुमा थी और 1979 से 1990 तक बरतानिया की वज़ीर आज़म रहीं। वो 20वीं सदी की बरतानिया की सबसे ज़्यादा अरसे तक रहने वाली वज़ीर आज़म थी और बरतानिया की तारीख़ की पहली खातून वज़ीर आज़म भी थी। एक रूसी सहाफ़ी ने उन्हें उनकी गैर मुसालहत पसंदाना सियासत और रहनुमाई की वजह से आयरन लेडी का खिताब दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मार्गरेट थैचर की। दोस्तों, मार्गरेट हिल्डा रॉबर्ट्स, जो कि बाद में मार्गरेट थैचर के नाम से मशहूर हुई, उन्होंने बरतानिया के इलाके ग्रांथम के एक छोटे से कस्बा लिंकनशायर में 13 अक्टूबर 1925 को आँख खोली। उनके वालिदैन औस दर्जे के दुकानदार थे और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस थे। उनके वालिद अल्फ्रेड भी एक सियासतदान थे जो कि 16 साल तक अपने कस्बा की कौंसिल के मेंबर रहे। बाद म्यूनिसिपल कमेटी के मेंबर बने और फिर 1945 से 46 तक वो ग्रांथम के मेयर के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहे। दोस्तों, मार्गरेट ने ऑक्सफोर्ड और समरविले कॉलेज से केमिस्ट्री पढ़ी और बाद कुछ अर्सा बैरिस्टर के इम्तहान से कबल उन्होंने बतौर केमिस्ट काम भी किया, लेकिन उनकी असल दिलचस्पी का महवर सियासत थी। वो ऑक्सफोर्ड में भी सियासत में काफ़ी मुतहरिक थी, लेकिन उन्होंने इसका बाकायदा आगाज़ 1950 में किया। उन्होंने 1950 में डार्टफोर्ड के हल्का से इंतखाबात में हिस्सा लिया। इस इलाका में लेबर पार्टी का काफ़ी असर रसूख था। मार्गरेट का इंतखाबी नारा राइट टू कीप व्हाट्स लेफ्ट, यानी कि जो बाकी है उसको बचाने के लिए अपने हक़ राय दही का दुरुस्त इस्तेमाल करें, लेकिन वो इस साल कामयाब ना हो सकें और बदकिस्मती से उन्हें अगले साल यानी कि 1951 के इंतखाबात में भी नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन इस दफ़ा उन्हें कंजर्वेटिव रहनुमा के पार्टी के रहनुमा से ज़्यादा वोट हासिल हुए, जो कि उनकी बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसी साल 1951 में मार्गरेट ने कामयाब बिजनेसमैन डेनिस थैचर से रिश्ता-ए-ज़वाज में शादी कर ली और रिश्ता-ए-ज़वाज में मुंसलिक हो गई। लेकिन इसी दौरान वो बार के इंतखाबात की तैयारी भी कर रही थी, जो कि उन्होंने 1994 में पास कर लिए। अगले चंद साल में वो वकालत से मुंसलिक रहीं, लेकिन उन्होंने इस दौरान सियासत से किनारा कशी बिल्कुल इख्तियार नहीं की, बल्कि वो एक ऐसे हल्के की तलाश में थीं जो कि उनके पार्लियामेंट की मंजिल की सीढ़ी बन सके। उन्होंने एक बार फिर 1959 में मेंबर पार्लियामेंट के इंतखाबात में हिस्सा लिया। अब की बार उन्होंने फिंचले के इलाके से कंजर्वेटिव अक्सरियत का इलाका था, जो कि वहाँ से इंतखाबात में हिस्सा लिया और बआसानी कामयाब हो गई। चूँकि वो मीडिया की बढ़ती हुई मकबूलियत और नए दौर की सियासत से बखूबी वाकिफ़ थीं, इसलिए उन्होंने अपना पहला बिल इस बात पर पेश किया कि मीडिया को इजाज़त दी जाए कि वह बल्दियाती हुकूमत की बैठकों की रिपोर्टिंग कर सके। अपनी पहली तकरीर में उन्होंने हुकूमत की शाह खर्चियों की मजम्मत की और इसका असर उनकी पूरी सियासी ज़िंदगी में वाज़ेह नज़र आता है। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ पेंशन्स एंड नेचुरल इंश्योरेंस में बतौर सेक्रेटरी काम करने की दावत कबूल कर ली। ये वजारत मुल्क में फ़लाही सरगर्मियों की देखभाल करती थी। जब कंजर्वेटिव ने 1970 में दोबारा इंतखाबात में कामयाबी के बाद इक़्तिदार हासिल किया तो थैचर को बतौर वज़ीर मुमलिकत तालीम और साइंस काम करने का मौका मिला। इस साल उन्हें लेबर पार्टी के मुखालफों की सख्त तनकीद का भी सामना करना पड़ा, ख़ास तौर पर उस वक्त जब उन्होंने स्कूल के बच्चों के लिए मुफ्त दूध की बहाली का प्रोग्राम ख़त्म किया। बरतानिया को इस वक्त मुआशी बहरान का सामना था और मार्गरेट का कहना था कि हुकूमत को मुफ्त दूध की फराहमी बहुत महंगी पड़ती है। लिहाजा मार्गरेट ने इस बिल में दूध रद्दबदल करके इसे सिर्फ 7 साल से कम उम्र बच्चों के लिए मुख्तस कर दिया। अलबत्ता अपोजिशन ने मार्गरेट को थैचर द मिल्क स्नैचर का खिताब बतौर तनकीद दिया, लेकिन मार्गरेट अपनी वजारत कायम रखने में कामयाब रहीं और जब 1975 में कंजर्वेटिव पार्टी दोबारा अपोजिशन में आई तो मार्गरेट ने बैनुल पार्टी इंतखाबात में साबिक वज़ीर आज़म को शिकस्त देकर पार्टी सदारत संभाल ली और अब बरतानिया की पार्टी की कमान उनके हाथ में थी। थैचर अब दुनिया की ताकतवर तरीन ख़वातीन में से एक थी। बरतानिया 1930 के बाद से जॉन मेनर्ड कीनेस की मुआशी पॉलिसियों पर अमल पैरा था। जॉन, जो कि बहुत मशहूर
मशहूर ज़माना मईशतदान था, उसकी थ्योरी के मुताबिक बहरान में हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना चाहिए ताकि दौलत की गर्दिश हो और आवाम को रोज़गार मिल सके। लेकिन मार्गरेट को इसकी पॉलिसियों से इत्तफाक नहीं था। वो तो मिल्टन फ्राइडमैन की थ्योरी की हामी थी, जिसके मुताबिक हुकूमत को मुल्क में दौलत की गर्दिश पर मुकम्मल काबू रखना चाहिए, और इसका इजहार उन्होंने अपनी पहली कॉन्फ्रेंस में भी किया। और अपनी तकरीर में मार्गरेट ने लेबर पार्टी की मुआशी पॉलिसियों पर भी तनकीद की। एक इंटरव्यू में मार्गरेट ने रूस पर तनकीद करते हुए कहा कि रूस पर दुनिया की बड़ी ताकत बनने का जुनून सवार है और वो इस कोशिश में तमाम वसाइल बरूए कार ला रहा है। उनका कहना था कि रूस के मुस्तकबिल के फ़ैसले लेने वाले लोगों को अवामी राय का बिल्कुल भी ख्याल नहीं। मज़ीद बरां उन्होंने रूस के मुआशी बजट की तकसीम को गन्स बिफोर बटर का मॉडल करार दिया, जबकि इस तनकीद के जवाब में रूसी फ़ौजी अखबार ने उन्हें आयरन लेडी का खिताब दिया, जो कि उन्होंने फ़ौरन कबूल कर लिया। 1978 से 1979 के दरमियान बरतानिया में ऐसा अरसा रहा जब सब यूनियंस हड़ताल पर चली गईं और मईशत का पहिया सुस्त हो गया। इसे आज विंटर ऑफ डिस्कंटेंट के नाम से याद किया जाता है। कंजर्वेटिव पार्टी को इसका 1979 के इलेक्शन में बहुत फ़ायदा हुआ और वो इक़्तिदार में आ गई। अब मार्गरेट थैचर वज़ीर आज़म थी। उन्होंने पहले साल में अवाम पर बराह रास्त टैक्स के निफाज में कमी की, जबकि ख़रीदारी पर टैक्स बढ़ा दिया। उन्होंने खाली सरकारी रहायशों को भी नीलाम किया और सादगी को अपनाया, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई और बेरोज़गारी से उनकी शोहरत में कमी हो रही थी। अप्रैल 1982 में अर्जेंटीना ने फ़ॉकलैंड के जजीरों पर बरतानवी आबादकारी और कॉलोनियों पर हमला कर दिया। अर्जेंटीना का दावा था कि ये उसका इलाका है और बरतानिया यहाँ नाजायज़ काबज़ है। इंतहाई कम आबादी वाले ये जजीरे अर्जेंटीना से सिर्फ 300 मील जबकि बरतानिया से 8000 मील के फासले पर मौजूद थे। 2 मई को मार्गरेट ने बरतानवी फ़ौज के दस्ते भी भेज दिए। दोस्तों, बरतानवी आबदोज़ कनकरर ने अर्जेंटीना के क्रूज़ बहरी जहाज़ बेलग्रानो को निशाना बनाया। इस हादसे में 368 माही गिर मारे गए। मई के आखिर में बरतानवी फ़ौज बज़रिया समुंदर मशरक़ी फ़ॉकलैंड पहुंची और भारी फ़िज़ाई बमबारी के बावजूद पोर्ट स्टैनले के दारुल हुकूमत पर कब्ज़े में कामयाब रहीं और यूं इस जंग का ख़ात्मा हुआ। जंग के कामयाब नताइज और तरक्की करती हुई मईशत के बदौलत मार्गरेट 1983 में दोबारा इंतखाबात में कामयाबी के बाद इक़्तिदार हासिल करने में कामयाब रही। दोस्तों, अब की बार मार्गरेट ट्रेड यूनियंस की हड़तालें रुकवाने में भी कामयाब रहीं। मार्गरेट ने ब्रिटिश टेलीकॉम, ब्रिटिश गैस, ब्रिटिश एयरवेज़, रोल्स रॉयस और मुख्तलिफ रियासती अदारों को प्राइवेटाइज़ कर दिया। खारजा पॉलिसी के महाज पर भी थैचर रोनाल्ड रेगन की बहुत बड़ी इत्तेहादी थी। वो उसे मगरिब की सर्द जंग की फतह की भी वजह मानती थी। मार्गरेट के यूरोपीय ममालिक के साथ तल्लुकात बहुत पेचीदा नौयत के थे। इनके अपने हमसाया ममालिक के साथ बहुत से मुआहदे भी हुए और इसी दौर में उनसे बहुत से तनाज़ात ने भी जन्म लिया। जब मार्गरेट 1987 में तीसरी बार इक़्तिदार में आई तो उन्होंने इनकम टैक्स रेट्स को इंतहाई कम कर दिया और पोल टैक्स का कम्युनिटी चार्ज मुतारफ़ करा दिया, जो कि मुल्क के हर शहरी को अदा करना लाजिम करार दे दिया गया, जो कि अब कौंसल टैक्स के नाम से मौजूद है, जिसको 1993 के बाद रद्दबदल के नाम से इस नाम से जाना जाता है। इतनी टैक्स पर शहरियों ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया और बरतानिया के तमाम कस्बों और शहरों में एहतजाज होने लगे। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि काबीना के तमाम अरकान मार्गरेट से इस्तीफ़े का मुतालबा करने लगे। इससे कब पार्टी इंतखाबात हुए थे, वो अपने मुकाबले के उम्मीदवार, जो कि सबक वज़ीर दफ़ा भी थे, माइकल हेसलटाइन से जीत तो गई मगर इंतहाई कम वोटों से। लिहाजा उनका पार्टी असर रसूख भी कम हो रहा था। वो हालात की संगीनी को भांपते हुए मुस्तफ़ा तो हो गई, मगर एक शर्त पर कि उनकी जगह जॉन मेजर को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, ना कि हेसलटाइन को। नाज़रीन, थैचर 1992 तक पार्लियामेंट का हिस्सा रहीं। इसके बाद उन्होंने तबीयत की नसाजी की वजह से अवामी इज्तिमाओं पर जाना छोड़ दिया था, लेकिन उनका फिर भी ठीक ठाक असर रसूख था, बल्कि उनकी अक्सर मुआशी पॉलिसियों पर आज भी राइज थी बरतानिया के अंदर, और उनके मुखालफिन भी उनसे मुत्तफिक हैं, जैसा कि टोनी ब्लेयर। 2011 में उन पर
दी आयरन लेडी के नाम से एक बायोग्राफिकल फिल्म भी बनी गई, जो कि काफ़ी अवार्ड्स हासिल करने में कामयाब रही। दोस्तों, रोटनी ब्रेजियस ने अपनी किताब द डाउनफॉल ऑफ मार्गरेट थैचर में लिखा है कि जब मार्गरेट का इंतकाल होगा तो उसकी कब्र पर दो सादा लोल अल्फाज लिखे जाएंगे, यूरोप और पोल टैक्स, क्योंकि इन दोनों की पॉलिसियों की वजह से ही मार्गरेट की हुकूमत का खात्मा हुआ। नाजरीन और सामीन, आप मार्गरेट की कौन सी मुआशी पॉलिसियों और खारजा महाज की पॉलिसियों पर इत्तफाक करते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। शुक्रिया।